हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कैप्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 8 में भी हमने देखा था, कैपेसिटर से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था। यहाँ पे कुछ अलग टाइप्स का हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आप देखेंगे इसमें जो भी कैपेसिटर कनेक्ट हुए हैं वो नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म, यानी बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट हैं, और जिसमें हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखिए। तो आप देखेंगे, मान लीजिए इस पूरे होल नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो x है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क। इस पूरे होल नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने क्या माना है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क बी x। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी भी क्या बताया, इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वह x है। क्योंकि 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, इस प्रकार की एक सेटअप देखेंगे। इसको हम आगे फर्स्ट यूनिट माने 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, दूसरी यूनिट 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, यानी इस प्रकार से ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, नंबर ऑफ इनफाइनाइट यूनिट 2 और 1 का जो सेट है वह कनेक्ट हुआ है। उस केस में हमने टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सपोज किया है वह x। अगर आप देखें, अगर इस किसी एक सेट को हम छोड़ दें, किसी एक सेट को छोड़ दे, या यूनिट जिसे हमने सपोज किया, मान लीजिए एक यूनिट है, इसको छोड़ करके बाकी जितने टर्म हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप देखेंगे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, x ही होगा। अगर किसी एक सेट को हम छोड़ दे रहे हैं और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, x ही होगा। क्योंकि नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म है एक ही प्रकार के सेट के, अगर उसमें से हम केवल एक सेट निकाल दें तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात में करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में से अगर एक लोटा पानी अगर हम निकाल लें या उसमें डाल दें तो उसके मात्रा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जस्ट लाइक सेम, इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क है जो हमने 2 1 माइक्रोफैरड का जो सेटअप देखा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट है। अगर हमने टोटल कैपेसिटेंस x माना है तो किसी एक सेट को छोड़ देने के बावजूद जो बचा हुआ सेट है इनफाइनाइट तक, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, x ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ देखेंगे, इसका हम अगर सर्किट रीड्रा करें, इसका सर्किट रीड्रा करें हो जाएगा इधर हमने क्या माना है, टोटल पूरा x ही माना है, यानी कि ये वैल्यू x, और इधर का ये 1 माइक्रोफैरड है, ऊपर 2 माइक्रोफैरड है। तो कहने का मतलब है इस पूरे सर्किट को जो आप में अपने आप में इनफाइनाइट टर्म तक है उसको हमने रिड्रा किया, यानी इसको रिड्यूस कर दिया एक प्रकार से इस रूप में। अब यहां आप देखेंगे
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप देखेंगे तो ये 2 माइक्रोफैराड और x अपने आप में क्या है, सीरीज में है। तो CS की बात करें, पहले CS की बात करें, सीरीज में जो कंबाइंड है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 2x हो जाएगा, अपॉन एडिशन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये तो CS की बात है। लेकिन अगर ये दोनों मिलके सीरीज में जो है, अगर हम किसी एक बना दें इसको दोनों मिला के एक बना दें, यानी सर्किट रीड्रा करें थोड़ा सा, और हो जाएगा यहाँ से आपका A और B ये दोनों मिलके एक हो गए, और इसका जो वैल्यू आया है टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इसको हमने CS मान रखा है, और ये 1 माइक्रोफैराड है। आप देखेंगे यहाँ से इन दोनों को तो आपस में पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज का वैल्यू मात्रा जाएगा इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और जिसका परिणाम ये होगा 1 माइक्रोफैराड और CS का जो ये वैल्यू दिया गया है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल C इक्विवेलेंट की बात करेगा, C इक्विवेलेंट ये आपस में पैरेलल है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। और आप जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो होल नेटवर्क इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमने माना है होल नेटवर्क का, वह x है। तो C इक्विवेलेंट के जरिए हम क्या यहाँ पे इसके स्थान पे रख सकते हैं x, 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करें, x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x से x 2x 3x हो जाएगा, और 3x प्लस 2। इसको पूरा टर्म इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर 2x ये माइनस 3 माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। चूंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू जो फाइंड करेंगे x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1। तो कैपेसिटर ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव वाला टर्म जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे, अर्थात जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पूरे नेटवर्क का वो क्या है, 2 माइक्रोफैराड है। तो इस प्रकार से C इक्विवेलेंट जो x हमने सपोज किया है उसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इस बेस पे लगाएंगे, तो इसको आप नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है A और B के बीच में। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, और ये व्हीट स्टोन ब्रिज
टाइप का क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट है। क्वेश्चन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि अगर ये वाले टर्म, पहले बात तो आप देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी इन्होंने नियम बताया एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें न तो हम पैरेलल देख पा रहे हैं सही से, न तो सीरीज देख पा रहे हैं। अगर एक कैपेसिटर न होता बीच में तो हम कहते हैं ये दोनों आपस में क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होते तो सॉल्व हम आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन ये बीच में जो ये आया, अगर इन दोनों को हम सीरीज देख रहे हैं तो बीच में ये आ गया, कहने का मतलब है कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। अगर ये कैपेसिटर बीच में हट जाए 4 माइक्रोफैरड तो हमारे लिए आसान होगा कि 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज होंगे, और इधर से 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज होंगे, और दोनों इधर सीरीज और ये इधर ऊपर दोनों सीरीज, दोनों पैरेलल होंगे, और हम सॉल्व करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है। अब बात है कि इसको हम हटाएं कैसे, तो उसके लिए व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नियम दिया है। उन्होंने क्या बताया, ऐसी सिचुएशन में अगर ये और ये यानी 1 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, इधर क्या 3 माइक्रोफैरड और इधर 6 माइक्रोफैरड, ये अपान ये अगर हम कर दें और ये अपान ये, यानी लेफ्ट साइड में दोनों का रेशियो और राइट साइड में दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा व्हीटस्टोन ने बताया। और कैंसिल होने का रीजन क्या होता है, उन्होंने ये भी बताया, अगर ये इन दोनों का रेशियो, अगर इसको हम C1 माने, इसको C2 माने, इसको C3 माने, इसको C4 माने, अर्थात C1/C3 और C2/C4 का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम होगा। एक्चुअली इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा, हालांकि इसको आप आगे पढ़ेंगे रजिस्टर, इसमें रेजिस्टेंस के लिए वो नियम उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूँकि नियम यहाँ पे वो उपयोग होगा उसका, तो हम देखते हैं। उन्होंने कुछ इस शेप का कंसिडर किया। कुछ इससे ये है आपका C1, C2, C3 और C4। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इधर हम B मान लेते हैं। बीच में कोई कैपेसिटर मान लीजिए है C5 हम सपोज कर लेना है। तो उन्होंने ये बताया कि C1/C3 और C2/C4 अगर इक्वल है तो ये वाला कैपेसिटर क्या होता है, यूजलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। और मीनिंग नहीं रहता है तो उसका मतलब क्या है, ये इक्वल क्यों होता है, क्योंकि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि पोटेंशियल सेम, ये यूजलेस हो गया, अर्थात शॉर्ट सर्किटेड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहता। यानी दोनों बातें यहाँ पे C1/C3 C2/C4 की कंडीशन में पोटेंशियल सेम होगा, और अगर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम होगा तो C1/C3 और C2/C4 अवश्य होगा। दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो हमें आप देखते हैं थोड़ा सा कि पोटेंशियल इसका सेम होगा, वैसे मान चल रहे हैं कि पोटेंशियल सेम है, तो उस कंडीशन में C1/C3 और C2/C4 आता है कि नहीं आता है। तो इस समय मान लीजिए पोटेंशियल ये है हायर और ये है लोअर 0 पे, और यहाँ से पोटेंशियल अगर इसको मान लें यहाँ पे x है और यहाँ पोटेंशियल x है,
हालांकि इसको हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल एक बार हम इसको समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। आप देखेंगे इसका पोटेंशियल हमने सेम माना है, तो आना क्या चाहिए, C1/C3 और C2/C4 ऐसा आना चाहिए। तो और इस कंडीशन को ही कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन में ऐसा ये नियम उन्होंने बताया है, अगर ये रेशियो अगर सेम नहीं होता है आपस में तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, अर्थात ये नियम अप्लीकेबल तब नहीं होगा। तो ये जो भी नियम बता रहे हैं, इस अवस्था में जब रेशियो C1/C3 और C2/C4 यानी लेफ्ट और राइट साइड में जो रेशियो अगर इक्वल है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस स्थिति में जो आपका ये 5वां कैपेसिटर लगा हुआ है या रजिस्टर है तो क्या हुआ, वह कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ पोटेंशियल एक्स है, और यहाँ पे जो चार्ज सप्लाई है वो Q1 है, और यहाँ पे चार्ज जो सप्लाई है और Q2। चलिए, तो इस सर्किट का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया, इस सर्किट का। तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज आएगा, तो जो चार्ज यहाँ पहुंचेगा वही चार्ज इसमें भी पहुंचेगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो सकता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट यहाँ से यहाँ दोनों के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक V - x बराबर, तो वही यहाँ पे Q1 और C1 पता है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1/C1। वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े होंगे कैपेसिटेंस में, Q/C, V बराबर क्या होता है Q/C। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वह किसके इक्वल होगा, Q1/C1 के। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम पोटेंशियल देखें डिफरेंस V - x, किसके इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे Q2 है और कैपेसिटर आपका C3 है, तो Q/C3 का जो रेशियो होगा उसी के इक्वल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q2/C3। चलिए, तो इस केस में आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड आपका इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, अर्थात Q1/C1 इक्वल टू Q2/C3। या इसको हम लिख सकते हैं Q1/Q2 इक्वल टू C1 इधर जाएगा तो C1/C3। एक तो ये केस है। अब यहां देखें, यहां से अगर यहां हम जाते हैं यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में x और 0 पोटेंशियल डिफरेंस जो है x - 0 इक्वल टू, यहां पे चार्ज की मात्रा Q1 ही है और यहाँ पे चार्ज की मात्रा Q2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा Q1/C2। यहाँ पे देखें x और ये 0, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x - 0 किसके इक्वल होगा Q2/C4। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो Q1/C2 इक्वल टू Q2/C4। Q1/Q2 इक्वल टू Q1/C2 इक्वल टू Q2/C4। यहां से Q2 इधर C2 इधर ले जाएंगे, अर्थात Q1/Q2 इक्वल टू C2/C4। आप ध्यान से देखेंगे Q1/Q2 का वैल्यू पता है, Q1/Q2 का वैल्यू यहां से भी पता है, लेफ्ट साइड यहां से भी इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स इट क्लियर दैट C1/C3 इक्वल टू C2/C4। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं C1/C3 और C2/C4 का रेशियो इक्वल है, कब, जब यहाँ का पोटेंशियल क्या है सेम होगा। कहने का मतलब इसी सेम का है कुछ ये भी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको समझ सकते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस के केस में इसको देखते हैं।
कैपिटल केस में तो नहीं देखते हैं, लेकिन फिलहाल यूज है, उसको हमने समझा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से ए है, दो रास्ते जो गए हैं आपके, एक तो 1 माइक्रोफैरड है, इधर से 2 माइक्रोफैरड है, इस पॉइंट पे पहुंचने पर यानी हम यहां पहुंच गए हैं और इधर से यहां पहुंच चुके हैं, और इन दोनों के बीच में जो आपका दिया है वो 4 माइक्रोफैरड है। ये दिया है आपका 3 माइक्रोफैरड, और यहां से यहां की बात करें तो 6 माइक्रोफैरड। तो आप फिगर देख पा रहे होंगे, तो यहां से क्लियर है कि 1/2 और 3/6 अगर रेशियो हम निकालें, C1/C2 इक्वल टू C, इसको हम C1/C3 माना था, और यहाँ पे C2/C4, तो उस हिसाब से 1/2 और इक्वल टू 3/6 कटेगा तो 1/2, बैलेंस कंडीशन है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे आप सर्किट आपका बन जाएगा किस रूप में, इसी को मिटा देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक दोनों ऊपर आप सीरीज देख रहे हैं, और नीचे दोनों ए बी सीरीज में देख रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं यहां से, सर्किट जो है ये दोनों नीचे मिलके, ये दोनों नीचे मिलके, अगर इनको हम देखें C इक्विवेलेंट यहां से, तो 1 × 3 अपान एडिशन करेंगे 1 + 3 हो जाएगा 3/4। C' इक्विवेलेंट की बात करें, यहां से 2 × 6/2 + 6 हो जाएगा 12/8 डिवाइड, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 3 2 3/2, यानी नीचे 3/2 है और यहाँ पे क्या है 3/4 है। आप देखेंगे दोनों पैरेलल कंडीशन में है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, यानी C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 3/4 + 3/2, LCM 4 आएगा, तो 3 + 2 3 यानी 3 3 9, 12/4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से आपका C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला है 3 माइक्रोफैरड। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच।